नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का डीके चंदन एडुकेटरी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का पहला चैप्टर जो है बातचीत, यानी क्लास 12 के हिंदी का जो गद्य खंड है उसका पहला चैप्टर है बातचीत। और सारा चैप्टर मैंने पिछले क्लास में बातचीत में जितनी भी बातें पढ़नी थी उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक शब्द को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हुए बहुत ही रुचिकर वे में पूरा चैप्टर को पढ़ाया है। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो YouTube पर जाएं, सर्च करें बातचीत क्लास 12 चैप्टर 1 बाय डीके चंदन सर और उसको देखें। आज हम लोग उसी चैप्टर के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए करने वाले हैं लेखक परिचय। आपको पता है बातचीत चैप्टर के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इस वीडियो में हम लोग बालकृष्ण भट्ट जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से पूरी की थी, उनका वृत्ति क्या था, यानी वो क्या काम करते थे, रोजगार करते थे, उनका साहित्यिक योगदान क्या था, किस युग के कवि थे और कितने तरह के पत्रिका का संपादन उन्होंने किया, उनके उपन्यास कौन से हैं, उनके नाटक कौन से हैं, उनका निबंध में क्या योगदान है। इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे, सरल और रुचिकर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो आप जरूर अंत तक बने रहना और अंत तक यदि आप देखते हो तो अंत में मुझे आप जरूर धन्यवाद बोलोगे कि सर आपने इतने अच्छे तरीके से हिंदी पढ़ाई कि बस मजा आ गया। इतना बढ़िया तो हिंदी के टीचर भी नहीं पढ़ा पाते। खैर ये ज्यादा हो रहा है बट आप ऐसा बोलोगे पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के कवियों में एक महत्वपूर्ण कवि है। अब यहां पे भारतेंदु युग का नाम मैंने लिया तो देखो भारतीय हिंदी साहित्य में कई सारे कवि हैं जो जिनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने। उन्हीं में से एक कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका एक पुस्तिका है भारत दुर्दशा जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, भारत दुर्दशा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तिका है भारत दुर्दशा, बहुत ही फेमस किताब है। तो यहाँ पे जो आप किताब में देखते हो भारतेंदु युग के कवि थे बालकृष्ण भट्ट, इसका मतलब है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बात हो रहा है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सबसे फेमस जो पुस्तिका है उसका नाम है भारत दुर्दशा। कुछ और किताब की बात करें तो चंद्रावली जो है उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, अब देखो भारतेंदु युग जो है वो कब से कब तक के समय को हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कभी पूछा जा सकता है। देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान था और उनके योगदान को देखते हुए 1857 से 1900 ईस्वी के बीच का जो काल था इसको भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या कहते हैं, भारतेंदु युग बोलते हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भारतेंदु युग का समय काल कब से कब तक था, तो आप याद रखना 1857 से 1900 ईस्वी तक। इसी समय के एक महत्वपूर्ण हमारे कवि थे बालकृष्ण भट्ट, या फिर लेखक बोल सकते हो, लेखक थे बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म बच्चों कब हुआ था, देखो इनका जन्म जो है याद रखना, कुछ फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। आजकल इसका नाम जो है वो चेंज हो गया है प्रयागराज, या आप इसे प्रयाग बोल सकते हो। तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। और इनका जन्म हुआ था कब, इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, इनका अगर मृत्यु की बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इनका मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हो गई थी इनकी 20 जुलाई। देखो 23 जून को 20 जुलाई से रिप्रेजेंट करो, जून के बाद क्या आता है जुलाई, तो 23 जून और
उसके एक मंथ बाद, यानी एक मंथ के बाद मृत्यु नहीं हुई थी। ये 23 जून 1844 की बात हो रही है। यहां पे मृत्यु होती है इनकी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। और जीवन काल से मृत्यु काल के बीच में बहुत सारी बातें हैं जो हमें देखनी है। तो बच्चों क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट एक साधारण से परिवार में जन्म लिए थे, इलाहाबाद में। ठीक है, जन्म स्थान उनका प्रयाग इलाहाबाद था और माता का नाम था पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, और ये जो इनकी माता थी पार्वती देवी एक बहुत ही सुसंस्कृत महिला थी, बहुत ही शिक्षित और विदुषी महिला थी। विदुषी का मतलब विद्वान महिला। और इन्होंने ही इनका जो है प्रारंभिक जो शिक्षा जो है उसमें इनको लगाया और इनका ध्यान जो है संस्कृत शिक्षा की ओर आकृष्ट किया। तो इनकी माता जो थी वो एक सुसंस्कृत महिला थी, पार्वती देवी, और इन्होंने ही इनको पढ़ने लिखने में रुचि जगाई। होता क्या है बच्चों कि ये पहली बार जब इनका एजुकेशन होता है, जब प्राइमरी एजुकेशन हो जाता है, उसके बाद 1867 ईस्वी में, याद रखना डेट, 1867 ईस्वी में प्रयाग के एक मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास करते हैं। कब? देखो, अगर पूछा जाए कि ये एंट्रेंस की परीक्षा कब पास करते हैं, देखो क्या क्या बात याद रखना। फिर हम बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टोरी वे में हम आपको सारा बात बताएंगे। बट कुछ फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फैक्ट पहले से हम आपके दिमाग में सेट कर दे रहे हैं, फिर बाद में जब आएगा तो फिर आपको आसानी होगी याद करने में। देखो, बात कर रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट जी का। बाल कृष्ण भट्ट जी का बात हो रहा है यहाँ पे। लेखक हैं किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं। ये भारतेंदु युग कब से कब तक? 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के जो काल है उसको हम भारतेंदु युग कहते हैं। ठीक है, भारतेंदु युग जो है किनके नाम पे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर। और इनका अगर सबसे फेमस पुस्तिका का नाम पूछे तो इनका सबसे फेमस किताब है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। ठीक है, अब चलते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में? बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में। तो बच्चों याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था वो प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में, प्रयाग इलाहाबाद में। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी इनकी बच्चों? तो मृत्यु, अब मैंने आपको बताया कि इनकी मृत्यु हो गई थी 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 1914 समझ रहे हो ना? 1914 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले इन्होंने, अब आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कब एंट्रेंस परीक्षा पास किया था, तो 1867 ईस्वी में प्रयाग का ही एक मिशन स्कूल था। प्रयाग का मिशन स्कूल था, मिशन स्कूल, और इसी से इन्होंने एंट्रेंस परीक्षा पास की थी। उसके बाद ये क्या करते हैं कि 2 साल बाद, ध्यान देना, 2 साल बाद 1869 से 67 में परीक्षा पास की। उसके 2 साल बाद 67 और 2 69, 1869 से 1875 ईस्वी तक वही प्रयाग के मिशन स्कूल में, प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने संस्कृत शिक्षक के रूप में, संस्कृत शिक्षक के रूप में काम किया। ठीक है, कब? 1869 से लेकर 1875 ईस्वी तक प्रयाग के ही एक मिशन स्कूल में संस्कृत शिक्षक के रूप में काम किया था। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि 1885 ईस्वी में अपना स्कूल परिवर्तित करते हैं, और 1885 ईस्वी में प्रयाग में एक स्कूल था, CAV स्कूल।
सीए भी स्कूल, इसमें भी ये क्या करते हैं, शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो 1885 ईस्वी में प्रयाग के सीए स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद फिर कई अलग अलग जगहों पे, जैसे इनका था क्या कि इनका स्वभाव थोड़ा सा उग्र था, एक गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करते थे। इसके वजह से ये कहीं पे जॉब करने जाते, कहीं पे नौकरी करने जाते या कहीं पे पढ़ाने जाते, तो वहां पे जो माहौल होता वो माहौल में अपने आप को ढाल नहीं पाते थे। अब इसके वजह से किसी शिक्षक से, किसी स्टाफ से इनका हमेशा झगड़ा हो जाता था और इस झगड़े के कारण इनको स्कूल छोड़ना पड़ता था। तो कई बार इनके साथ ऐसा हुआ। 1888 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि वहां का एक कायस्थ इंटर कॉलेज था, उसमें इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया। लेकिन वहां पे क्या था कि वहां भी इनका बकझक हो गया, लड़ाई हो गई किसी से, और फिर बाद में इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। इसी बीच क्या होता है कि इनके पिताजी का निधन हो जाता है। तो जब इनके पिताजी का निधन हो गया तो बड़ा, अब समझ रहे हो, घर में जो गार्जियन है उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद फिर इनका जो है ये अपना जो पैतृक कार्य काम था उसमें लग गए, और इनका जो पैतृक काम था पंडिताई, तो पंडिताई में इनका मन नहीं लगता था। तो उसी में इनका घर में भी क्या हो गया, विवाद हो गया। लेकिन इस दौरान भी इन्होंने अपना जो है लेखन कार्य छोड़ा नहीं, लेखन कार्य जारी रखा और कई तरह के लेख इन्होंने लिखे। फिर बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रभाव में आते हैं, उन्हीं के प्रेरणा से फिर प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन करते हैं। कब? 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नाम के पत्रिका का संपादन करते हैं और लगभग 33 वर्ष तक इसे चलाते रहते हैं। कितना वर्ष तक? 33 वर्ष तक इसे चलाते रहते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का संक्षिप्त में मैंने बताया जो जो फैक्ट था। अब हम चलते हैं और एक कहानी के रूप में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं जो आपको बहुत ही रुचिकर लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बाल कृष्ण भट्ट का परिचय। तो बच्चों, भारतेंदु युग के लेखकों में मैंने आपको पीछे जितनी भी बात बताई है वही बात आगे आने वाला है, दोबारे सुनोगे। फिर जो ये आपकी जो किताब है उसको भी हम देखेंगे, उसमें क्या फैक्ट है उसको सुनोगे, और फिर बाद में जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो सारा कुछ आपको एकदम धारा प्रवाह याद होने वाला है। तो चलिए, भारतेंदु युग के लेखकों में बाल कृष्ण भट्ट का स्थान भारतेंदु के बाद आता है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद अगर किसी का स्थान देना है तो उस युग के लेखकों में बाल कृष्ण भट्ट का आप योगदान लिख सकते हो कि इनका बढ़िया योगदान था। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। विशेषतः निबंध के क्षेत्र में निबंधकार के रूप में एवं पत्रकार के रूप में उन्हें इतिहास कभी भुला नहीं सकता। देखो, भारतेंदु युग के जितने भी कवि थे उसमें से लगभग जितने भी लेखक थे उनमें से लगभग वो पत्रकार थे। ठीक है, पत्रकारिता ही उनका मुख्य पेशा था, लेकिन उसी के साथ वो क्या करते थे, लेखन कार्य भी करते थे। तो उसी में अगर बाल कृष्ण भट्ट जी का बात की जाए तो निबंध लेखन के क्षेत्र में और पत्रकार के रूप में इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, यूं हिंदी में व्यवहारिक आलोचना के वे प्रारंभिक प्रवक्ता है। तो देखो, आलोचना क्या होता है? आलोचना में क्या होता है कि कोई लेखक है तो उसके लेख में से कुछ कमियां निकालते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये आजकल जो कमियां दिखाते हैं उस तरीके से। आलोचना का मतलब होता है कि किसी चीज को निखारना। जैसे आप किसी के कमियों को बताओगे तो अगली बार क्या करेगा, व्यक्ति उसको सुधार करेगा। तो आलोचनात्मक लेख में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, लेखक के अतिरिक्त अपने साहित्यिक व्यक्तित्व के माध्यम से उन्होंने अपने युग के तमाम लेखकों को प्रेरित और प्रभावित किया। अब यहां पे देखो कुछ फैक्ट है। बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है इलाहाबाद, जिसका नाम आजकल बदल के प्रयागराज हो गया है, 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है,
माता का नाम पार्वती देवी था और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम पार्वती देवी जो कि एक पढ़ी लिखी विदुषी विद्वान सुसंस्कृत महिला थी, और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट जो वही पंडिताई का काम करते थे, व्यापारी थे। आपके अपनी किताब में देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि व्यापारी थे। और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनके पिता व्यापारी थे। इनके पिता देखो यहां पे लिखा हुआ है कि जो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी थे वो व्यापारी थे। माता जो थी वो सुसंस्कृत महिला थी और उन्होंने इनके मन में पढ़ने की विशेष रुचि जगाई थी। तो बालकृष्ण भट्ट की जो माता थी वो एक विद्वान महिला थी, पढ़ी लिखी महिला थी, सुसंस्कृत महिला थी, और उन्होंने ही इनका रुचि पढ़ने लिखने में जगाई। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत पढ़ी। शुरुआती जो इनका शिक्षा दीक्षा हुआ वो किस विषय से हुई? संस्कृत से हुई। ठीक है, तो संस्कृत से हुई। फिर प्रयाग के मिशन स्कूल, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि ये प्रयाग के मिशन स्कूल से 1867 में बैठे और सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत की परीक्षा। अच्छा, तो यहां पे कुछ फैक्ट दिया है, ध्यान से सुनना। क्या है कि प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत पढ़ी, फिर प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा में सन 1867 में बैठे, पर सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत की परीक्षा की व्यवस्था ना होने से परीक्षा ना दे सके। इस परीक्षा के बाद ही वे मिशन स्कूल में अध्यापक हो गए। देखो हुआ क्या कि ऐसे आपको ये याद रखना है कि 1867 ईस्वी में ही वे प्रयाग से एंट्रेंस की जो परीक्षा थी वो पास किए थे। बट एक्चुअल फैक्ट ये है कि 1867 में वो एग्जाम में तो बैठे, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज पेपर की वहां पे व्यवस्था नहीं थी। संस्कृत की व्यवस्था ना होने के कारण ये जो है एग्जाम जो है वो दे नहीं सके थे। पर इस परीक्षा के बाद ही 1869 से 1875 ईस्वी तक, 1869 से 1875 ईस्वी तक उसी में अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे। ठीक है, होता क्या था, मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा बिगड़ैल प्रवृत्ति के थे, मतलब गुस्सैल थे, तो इनको पट नहीं पाता था, किसी से झगड़े हो जाते थे। तो हुआ क्या कि ईसाई वातावरण से उनकी पट नहीं सकी और शीघ्र ही वे त्याग पत्र देकर अलग हो गए। ठीक है, तो ईसाई वातावरण, चूंकि मिशन स्कूल था तो वहां पे ईसाइयों का बोलबाला होगा, तो इनको नहीं बन पाया और इन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया। इसके पश्चात संस्कृत का स्वाध्याय उन्होंने अत्यंत लगन के साथ किया। स्वाध्याय का मतलब खुद से सेल्फ स्टडी करना, तो इन्होंने संस्कृत का सेल्फ स्टडी किया। और भट्ट जी के पिता एवं अन्य संबंधी चाहते थे कि वे पैतृक व्यापार में लगे, पर भट्ट जी का पंडिताई में पंडित मन व्यापार में नहीं रमा। तो घर के जो लोग थे, जैसे पिताजी की तो मृत्यु हो गई, तो घर के जो बाकी चाचा दादा ये सब थे वो चाहते थे कि ये जो है वो अपना जो व्यापार है उसको व्यापार को संभाले, लेकिन ये ठहरे विद्वान आदमी, पंडित आदमी, इनको व्यापार में मन नहीं लगता था। भट्ट जी के पिता व संबंधी, ठीक है, प्रश्न गृह कलह के बवंडर से अत्यंत दुखी होकर उन्होंने अपना संपन्न पैतृक घर छोड़कर अलग रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। चूंकि ये गरीब घर से नहीं थे, मतलब व्यापार, समझ रहे हो, उस जमाने में घर के लोग व्यापारी थे, तो ठीक ठाक स्थिति थी इनकी, लेकिन पारिवारिक कलह, गृह कलह के कारण इनको अपना घर छोड़ना पड़ा और अकेले रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। फिर देखो आगे अगर बात करते हैं तो भट्ट ने अपना सारा जीवन जो है कर्मठता पूर्वक साहित्य को अर्पित कर दिया। ठीक है, इन्होंने अपना पूरा जीवन किसको अर्पित कर दिया? साहित्य को अर्पित कर दिया। 20 जुलाई 1914 को उनकी प्रयाग में मृत्यु हो गई। जन्म कब हुआ? फिर से रिपीट करते हैं, जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी को। कहां हुआ? इलाहाबाद में। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से। कब पास की थी? 1867 ईस्वी में। इनके घर का जो मुख्य पेशा था वो व्यापार था, पर इनका मन व्यापार में नहीं लगता था। सुखी संपन्न होने के बावजूद भी इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 20 जुलाई 1914 को उनकी प्रयाग में ही मृत्यु हो गई।
भारतेंदु युग के लेखकों के संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि वे सभी लेखक भी थे और पत्रकार भी थे। तो बालकृष्ण भट्ट भी लेखक भी थे और पत्रकार भी थे। बाली क्यों कहे कि ये लोग मूलतः पत्रकार ही थे और उनका अधिकांश लेखन अपने अपने पत्रों की कलेवर पूर्ति के लिए ही हुआ है। मतलब देखो, मुख्य रूप से भारतेंदु युग के जितने भी लेखक थे वो मुख्यतः पत्रकार ही थे और उन्होंने जो भी अलग से लेख लिखा वो अपने पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए ही लिखा। ठीक है, निबंध को कला के रूप में के अर्थ में लेकर विचार किया जाए तो प्रतीक होगा कि भट्ट जी हिंदी के पहले निबंधकार हैं। भट्ट जी हिंदी के पहले निबंधकार हैं जिनके निबंधों में आत्मपरकता, व्यक्तित्व प्रधानता, कलात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी पहली बार ऐसे लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जिनके निबंधों में आत्मपरकता, व्यक्तित्व प्रधानता, यानी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को इन्होंने ज्यादा महत्व दिया। आत्मपरकता का मतलब हो गया कि आंतरिक गुणों को इन्होंने व्याख्यात किया और कलात्मक शैली, यानी कि जो रचना थी इनकी वो कलात्मक शैली थी, माने इन्होंने अलग तरीके से क्या किया, लिखा। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में 1000 के लगभग, देखो ध्यान देना, लगभग कितने, 1000 के लगभग निबंध लिखे होंगे, पर उनमें से महत्वपूर्ण कितने थे, 100 निबंध महत्वपूर्ण थे। तो बालकृष्ण भट्ट अपने जीवन काल में लगभग कितने निबंध लिखे थे, 1000 लिखे थे, पर उनमें से महत्वपूर्ण कितना था, 100 था। बहुत से लोग इन्हें हिंदी का एडिशन के नाम से जानते हैं। इन्होंने इतना बढ़िया काम किया साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी लेखन के क्षेत्र में, कि इनको लोग हिंदी के एडिशन के नाम से जानने लगे। ठीक है, हिंदी के एडिशन अपने समय के बहुत बड़े कवि थे, लेखक थे। युगीन अन्य साहित्यकारों के भांति उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक सभी विषयों पर कलम चलाई है। इनका लेखन का विषय क्या था, राजनीतिक, सामाजिक एवं साहित्यिक सभी विषयों पर कलम चलाई है। उसके बाद आगे अगर बात करें तो रजनीताल निबंधों में जहां अत्यंत प्रखर आक्रोश व्यंजित है, तो साहित्यिक निबंधों में भावना का ललित विलास है। मतलब ये तो हमारे काम का चीज नहीं है, ये कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि इनके जो निबंध थे वो किस तरीके के थे, पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लगभग इन्होंने 1000 निबंध लिखे थे, जिनमें से 100 निबंध महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप का संपादन किया था। मैंने आपको बताया था कि एक इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से, भारतेंदु जी के प्रेरणा से हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 ईस्वी में इन्होंने शुरू किया था और लगभग कितने वर्षों तक चलाया था, लगभग 33 वर्षों तक इसको चलाया था। इनके उपन्यास की बात करें, निबंध के अलावे इनका उपन्यास की बात करें तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान 100 सुजान, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव आदि लिखा। भट्ट जी नई उपन्यास के अतिरिक्त नाटक भी लिखे। नाटक में इन्होंने पद्मावती लिखा, उसके बाद चंद्रसेन लिखा, उसके बाद किरातुर्जिनियम लिखा एवं पशुचरित, बेनी संहार, शिशुपाल वध, शिक्षादान, नई रोशनी, इस तरह के इन्होंने नाटक लिखे थे। देखो एक्चुअल में क्या है कि ये सब जो किताब है, जैसे यहाँ पे पद्मावती, तो पद्मावती के जो असली लेखक हैं वो मलिक मोहम्मद जैसी है। आपने मूवी देखा होगा पद्मावत, जिसमें महारानी पद्मावती होती है और जो अलाउद्दीन खिलजी होता है उनकी सुंदरता पे मोहित हो जाता है और उसी पे सारा जो है होता है। अंत में महारानी जो है वो स्वयंवर कर लेती है। ठीक है, मतलब वो आत्मदाह कर लेती है। वहां पे स्वयंवर नहीं, सॉरी, वहां पे वो क्या करती है, आत्मदाह कर लेती है। मतलब जितने भी महल में जितनी भी रानियां पटनारियां होती है वो सब एक बनाया जाता है, चीता सजाया जाता है और चीता में ही अपने आप को समर्पित कर देती है, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ नहीं लगती है। तो पद्मावती के लेखक थे मलिक मोहम्मद जैसी। उसी तरह से किरातुर्जिनियम जो काव्य जो है संस्कृत काव्य है और इसका लेखक थे भारवी। किरातुर्जिनियम के लेखक कौन है, भारवी। ठीक है, तो असली लेखक ये लोग हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि उसको नाटक के रूप में
लिखा दोबारे से। तो चलो अब कुछ और फैक्ट है जो आगे हम लोग देख लेते हैं। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दूं, देखो बालकृष्ण भट्ट, बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इन्होंने पहली शिक्षा अपना प्रयाग से ही संस्कृत की शिक्षा पूरी की। फिर 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से इंट्रेंस की परीक्षा पास करते हैं। फिर उसके बाद 2 साल बाद 1869 से 1875 ईस्वी तक उसी स्कूल में अध्यापक के रूप में, संस्कृत शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आगे बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे आप देखोगे 1850 के में ही प्रयाग के सीएबी स्कूल में, मैंने आपको शुरू में बताया था, तो 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। फिर उसके बाद 1888 ईस्वी में प्रयाग की ही कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में, कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त होते हैं, किंतु उग्र स्वभाव के कारण, मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति होने के कारण अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है और उसके बाद उल्लेखन कार्य पर ही निर्भर हो जाते हैं। विशेष परिस्थिति की अगर बात करें, विशेष परिस्थिति की, तो इनके साथ ये हुआ कि पिता की मृत्यु हो गई और पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर, पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह हो गया, घरेलू झगड़ा हो गया और फिर घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। ठीक है। फिर उसके बाद रचनात्मक सक्रियता की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही मार्गदर्शन में इन्होंने क्या किया कि हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से, हिंदी वर्धनी सभा, लेखकों की एक सभा, हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, जिसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। फिर क्या होता है, 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की, यानी जो वेद है, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन्होंने क्या किया कि बहुत उचित तरीके से उसका फिर से दोबारा समीक्षा किया। समीक्षा करने का मतलब होता है दोबारे से उसको पढ़ना, उसके बारे में कुछ नई बातें बताना। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। संयोगिता स्वयंवर आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में, तो पृथ्वीराज चौहान के शायद चाचा थे जयचंद और जयचंद की ही पुत्री थी संयोगिता। तो उनकी शादी जो है संयोगिता की, वो किसी और के साथ ठीक होनी होती है या फिर वो स्वयंवर किया जाता है, ऐसे मान के चलो कि स्वयंवर किया जाता है और स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि वहां पे पहुंच जाते हैं और जो वहां पे पृथ्वीराज चौहान का जो मूर्ति है वो उन्होंने गुस्सावश क्या किया था कि बाहर लगवा दिया था, जो दरवाजा पे होता है ना, तो द्वारपाल वगैरह, तो उस तरीके से। तो संयोगिता क्या करती है कि उन्हीं के गले में माला डाल देती है, फिर वहां पे वो पहुंचते हैं और घोड़े पर उठा के वो फिर निकल देते हैं। तो यही था संयोगिता स्वयंवर, इसकी इन्होंने कठोर आलोचना की थी। ठीक है, तो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित संयोगिता स्वयंवर की इन्होंने कठोर आलोचना की, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इन्होंने कुछ आलोचनात्मक लेख भी लिखे, यानी कुछ कवियों को इन्होंने धोया भी। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया गया, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। स्वाभिमानी व्यक्ति थे भाई, स्वाभिमानी व्यक्ति थे, तो इनको निमंत्रित तो किया गया श्याम सुंदर दास के द्वारा काशी में, किसके लिए? हिंदी शब्दकोश के लिए। तो इनकी रचना थी हिंदी शब्दकोश, उसके लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया गया, लेकिन वहां पे व्यवहार अच्छा ना होने के कारण वहां पे फिर से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। रचनाओं की अगर इनकी बात करें तो उपन्यास इनके कौन कौन से, इस पे ध्यान देने वाला है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो उपन्यास में कौन कौन आपको ध्यान रखना है, देखो उपन्यास में इनका है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा,
नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, ये पूछा भी जाता है एग्जाम में। 100 अजान एक सुजान किनकी रचना है और ये क्या है, उपन्यास है कि निबंध है कि क्या है, तो ध्यान रखना ये एक उपन्यास है। उसके बाद गुप्त वैरी, रसातल, ठीक है, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। तो ये सब क्या है इनका, ये सब है इनका उपन्यास। उसके बाद नाटक की बात करें तो मैंने बताया था मलिक मोहम्मद जैसी की जो पद्मावती थी, इस पे इन्होंने नाटक लिखा। भारवी का जो लेख था, भारवी इसके मुख्य लेखक थे, किरातुर्जिनियम, इसका इन्होंने क्या किया, इस पे लिखा नाटक। बेनी संहार, देखो शिशुपाल वध के असली लेखक जो है वो माघ है, माघ नाम के कवि हैं, माघ या माघा कहा जाता है इनको। तो शिशुपाल वध के असली लेखक है माघा, इस पे भी इन्होंने क्या किया, इस पे भी इन्होंने लिखा, ठीक है, नाटक लिखा, ठीक है। उसके बाद देखो नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कटर सूम की एक नकल, बृहन्ला। बृहन्ला आपने देखा होगा कि जब महाभारत में जो अर्जुन होते हैं तो अर्जुन का को जब अज्ञातवास आता है तो वहां पे उनको 1 वर्ष जो है वो किन्नर के रूप में व्यतीत करना था, जीवन का कोई भी 1 वर्ष उनको किन्नर के रूप में व्यतीत करना था। तो जब अज्ञात वर्ष आता है 13वां वर्ष, तो क्या करते हैं कि अपना बृहन्ला का रूप धारण कर लेते हैं और वहां पे जो राजा विराट होते हैं मत्स्य नरेश, उनके पुत्री को जिनका नाम होता है उत्तरा, तो उत्तरा को उसी रूप में वो क्या करते हैं, नृत्य संगीत सिखाते हैं। फिर बाद में उत्तरा का शादी जो है अभिमन्यु से हो जाता है, ठीक है। तो बृहन्ला के ऊपर इन्होंने लिखा था। उसके बाद इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दुर्देशी, 1 रोगी और 1 वैध, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि इनके क्या है, नाटक है। प्रहसन मतलब एकांकी, अभी नाटक जैसा ही होता है, छोटा। तो इसमें जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि ये सब इनके थे। निबंध की बात करें तो लगभग 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा था, जिनमें से 100 जो है लगभग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनका जो निबंध है भट्ट निबंध माला के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। इनका जो निबंध है वो भट्ट निबंध माला के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। तो ये इनकी रचनाओं की बात थी, ठीक है। फिर से एक बार बात करें तो उपन्यास कौन कौन था, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। नाटक में बात करें तो पद्मावती, किरातुर्जिनियम, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सुम की एक नकल, बृहन्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दुर्देशी, 1 रोगी और 1 वैध, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, ठीक है। अब 1000 के लगभग इनका निबंध था। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार हैं। हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य है। तो 2-3 चीजों में इनका योगदान बहुत है, जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में, फिर निबंध लेखन के क्षेत्र में और आलोचनाकार के रूप में, ठीक है, आलोचक के रूप में कह सकते हो, आलोचक के रूप में, ठीक है। उसके बाद व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप रंग और मानस दिया इन्होंने लेखन को। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। एकाकी का मतलब वे अकेले नहीं थे। ये जो महान लेखन कार्य हो रहा था वो उस समय अकेले नहीं थे, कई सारे लेखक थे, जिनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय,
मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। यानी किसी अन्य लेखक के तुलना में किसी भी तरीके से इनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक जिनके अनवरत लेखन से भारतेंदु युग का रवनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे के द्विवेदी युग, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, अपितु वह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक है और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है, जो गहन लोक संस्कृति से उपजता है और दिशा पाता है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है। मतलब देखो, भारतेंदु युग के जो लेखन था उसमें ये इस तरीके से था कि ये सिर्फ जो लेखन कला है वो कोई मर मजाक की वस्तु नहीं है, सिर्फ मनोरंजन की वस्तु नहीं है, बल्कि इनका इस समय का जो लेखन था वो हिंदी भाषा को आगे बढ़ा रहा था, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ा रहा था। ठीक है, ये सब तो वही है, इसमें बहुत ज्यादा कोई बात है नहीं, फिर आप इसको पढ़ सकते हो। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे, गद्य लिखते थे। मतलब एक होता है पद और एक होता है गद्य, इसी में आप किताब में पढ़ोगे, आगे बहुत सारा पद आएगा, जैसे कड़बक आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो थे गद्य लिखते थे, मतलब साहित्य लेखक थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक और पत्रकार थे। उनकी गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलमवर बन जाती है। वह नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था। 1857 से 1900 ईस्वी का काल जो है, तो आप समझ सकते हो 1857 में पहली बार भारत में जिसको सिपाही विद्रोह या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, 1857 की क्रांति, जिसमें आपने कई सारे लोगों के बारे में पढ़ा होगा, बाबू कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, ठीक है, मोहम्मद जो था आपका दिल्ली का बादशाह जफर। ठीक है, तो इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान तो चलिए कहां पे, वो आ गई आपका सल्तनत काल में। रजिया सुल्तान नहीं, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक है, तो वो जो था वो स्वतंत्रता संघर्ष का समय था, जिससे भीतरी और बाहरी स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। तो ये लोग क्या करते थे, अपनी गद्य लेखन के माध्यम से जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें जुनून उत्पन्न करते थे, उनको उत्साहित करते थे, सरकार की कमियों को अपने पत्रकारिता के माध्यम से, अपनी लेखन के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाते थे। ठीक है, इन्होंने कई चीज लिखे, जैसे उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, प्रहसन लिखे, लेकिन इन्होंने जो निबंध लिखा वो निबंध जो है बिल्कुल ही अद्वितीय विद्या है इनका। ठीक है, पूरी शक्ति और पूरी सामर्थ्य के साथ इन्होंने निबंध लेखन किया था। सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है, जैसे बाल विवाह हो गया, स्त्रियों की शिक्षा हो गई, महिला की स्वतंत्रता से संबंधित जो पहले पर्दा प्रथा था, तो इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया। महिलाओं को भी कहा कि पुरुषों से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। स्त्रियों के शिक्षा के ही समर्थक थे। ठीक है, राजा प्रजा के बीच कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा है। मतलब करीब करीब समाज में जितनी भी कुरीतियां फैली हुई थी, चाहे वो सती प्रथा हो, उसके बाद महिलाओं की शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, बाल विवाह हो, महिलाओं की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ हो, राजा प्रजा के बीच दूरियां हो, कृषकों की जो दुर्दशा थी, अंग्रेजी शिक्षा का जो पैर पसर रहा था, और देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर इन्होंने खूब लिखा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन से इनकी तुलना की है, जो मैंने पहले आपको बताया था। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली की भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। यानी कि जो बातचीत चैप्टर है उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनको सामाजिक रूप से कितना पैठ था समाज में, और इनके पास कितना समाज के बारे में दूरदर्शिता थी, किस तरीके से ये सोचते थे, वो सारी बातें झलक जाएगी जब आप पढ़ोगे। तो ये जो चैप्टर है बातचीत मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप वहां पे जाएं और पढ़ें। इनके बारे में रामविलास शर्मा जो है वो लिखते हैं कि उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान। अध्ययनशील विद्वान का मतलब कि वो एक ऐसा विद्वान जो अभी भी अध्ययन करता है, अभी भी रिसर्च करता है, खोज करता है, नई नई चीजें पढ़ता है। और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक का मतलब हुआ कि एक बहुत ही तेज दिमाग वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला आलोचक, यानी साहित्य में से कमियां ढूंढ के निकालने वाले के रूप में। अब देखो, कमियां वही निकाल सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो, जिसे खुद ही नहीं आता वो क्या आलोचना करेगा किसी का। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित ना होगा। यदि आलोचना का, जैसे आलोचना में आलोचनाकार के रूप में या आलोचक के रूप में सबसे ज्यादा नाम आप सुनते हो हरिशंकर परसाई का, तो उनका लेख आपने जरूर पढ़ा होगा, ठिठुरता हुआ लोकतंत्र। तो हमारे समय में तो सिलेबस में था, बड़ा अच्छा लेख था, ठीक है। ठिठुरता हुआ लोकतंत्र जरूर पढ़ना, बहुत मजा आएगा। तो एक बहुत ही कट्टर आलोचक थे, जिसको पकड़ लेते थे उसकी बखिया उघेड़ देते थे। लेकिन अगर बालकृष्ण भट्ट को आलोचना का जन्मदाता कहा जाए तो यह कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। तो इन्होंने क्या किया था, धर्म को और दर्शन को, धर्म और दर्शन दोनों को सामाजिक कसौटी पे रख के कि अभी जो पुरानी बातें हैं वर्तमान समय में सामाजिक परिवेश में कितना वो तारतम्य बैठा पाता है, उसके साथ रखकर इन्होंने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी। यानी जो पहले के लेख में जो कमियां थी, जो दोष थे, उसको इन्होंने ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया था। आलोचक का मुख्य उद्देश्य यही होता था कि जो कमियां हैं उस पे लिखने वाले का ध्यान आकृष्ट कराया जाए, ये नहीं होता था कि उसकी निंदा करना, ठीक है। तो ये था हमारा लेखक परिचय। कुछ जो मैंने शुरू में फैक्ट बताया वो आप जरूर याद रखना। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसमें क्वेश्चन नहीं करते हैं। एक वीडियो इसका और आएगा जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेखक परिचय और साथ ही साथ बातचीत जो चैप्टर है उससे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।